यहां पे भारत के अंदर इस वक्त जो भी खबर हो वो बुरी खबर है, एक धमाका बन के उनके ऊपर खबर गिरी है। चले मुलाकात तो हो गई, ये तो एक आम सी बात है, मुलाकातें तो होती रहती हैं कि अब भारत को एक और शेख मुजीब पालना पड़ेगा। लंबी कहानी है, इसके पीछे कई महीनों से मीटिंगें चल रही थी, कहां उनके तेज। अब आप इनके नसीब देखें, जो एयरफोर्स का चीफ है वो रो रहा है, वो तो इसको आपने म्यूजियम में रखना है। खाम खा का चौधरी बनने की कोशिश कौन करता है कि गौरवारिया सुन लो, षड्यंत्र रचाया जा रहा है। क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। आपको पता है जाली फिलासफर वहां पे बैठ के हर रोज तकरीरें कर रहा होता है कि आपको पता है कि तालिबान के पास 88 बिलियन डॉलर का हथियार है और नेटो वो हथियार छोड़ गया। तो वो सारी इंफॉर्मेशन मैं निकाल लाया हूं और मैं आपको इच्ची बिच्ची बताऊंगा कि इस वक्त तालिबान के पास हथियारों की क्या सूरत हाल है और नेटो जो हथियार छोड़ के गया है उसकी बुनियाद पे तालिबान कितने मजबूत हैं और वो रेजिस्टेंस का सामना कर सकते हैं या नहीं कर सकते। यही नहीं बल्कि नॉर्थ कोरिया ने जो सुपरसोनिक मिसाइल का तजर्बा किया है उस पर भी भारत में सांप सूंघ चुके हैं, क्योंकि पाकिस्तान के बेशतर मिसाइल जो है उनकी टेक्नोलॉजी वो नॉर्थ कोरिया वाली टेक्नोलॉजी है। और अब ये जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई है इस हवाले से जो मैं आपको इंफॉर्मेशन दूंगा तो आप भी हैरान रह जाएंगे। लेकिन आगे चलने से पहले बहैसियत एक कम्युनिटी, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिएगा और हमारा टारगेट है कि इस वीडियो के ऊपर हमने 10,000 लाइक और 10,000 कमेंट्स देने हैं ताकि मेजर गौरव आर्या की नींदें हराम हो। अच्छा, अब बहुत ज्यादा बातें की जा रही हैं कि अफगान तालिबान के पास बहुत ज्यादा असला मौजूद है और 88 बिलियन डॉलर का असला नेटो यहां पर छोड़ के जा चुका है। तो अब मैं आपको तफसील अगर मैं आपको बताऊं तो 2002 से लेके 2020 तक 88 बिलियन डॉलर टोटल जो एक्सपेंड किए हैं मिलिट्री के ऊपर। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की तरफ से जो इंफॉर्मेशन है 88 बिलियन डॉलर टोटल खर्च किए गए हैं। अच्छा, अब इसमें आर्मी को बनाना, आर्मी को लेस करना, आर्मी की ट्रेनिंग करना अफगान आर्मी, और उसके बाद जो सप्लाई थी, इंफ्रास्ट्रक्चर था और जो एनुअली जो उनके अखराजात थे, असेसमेंट फंड्स थे और मेंटेनेंस रिपेयर गाड़ियों की, ये सारी चीजें, ये सब कुछ तनख्वाहों समेत ये सारे के सारे पैसे उन चीजों पे खर्च हुए। अच्छा, अब इसके बाद हम ये देखते हैं कि वो सारे का सारा पैसा, चलें आप देख लेंगे जो भी हथियार आए हैं उसका 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। इस रकम का जो बड़ा हिस्सा था वो 2021 तक तकरीबन खर्च हो चुका था। उसमें कोई ऐसी नहीं थी कि वो ऐसे आपके रिजर्व में पड़े हुए थे और उसको अब तालिबान इस्तेमाल कर रहे हैं। अब जो असला दिया गया था वो MM सीरीज का था, जिस तरह M4, M16, M249 या MK19 इस तरह की डिफरेंट असला था। तो वो 20 साल पुराना असला इस वक्त हो चुका है और इसमें कहा जा रहा है कि कई असलों को तो जंग भी लग चुका था उस वक्त। ये चीजें जो इंफॉर्मेशन है ये मैंने एक जो साबिक कमांडर थे अफगान फोर्स के, वहां से मैंने ये इंफॉर्मेशन ली है। अब ये ऐसे तो नहीं होता कि जिस तरह इंडिया ने 50 साल पुराना काठ कबाड़ अपना इकट्ठा किया हुआ है और हर रोज उड़ते ताबूत जो है कहीं ना कहीं गिर जाते हैं, इस तरह तो मुल्क नहीं चलते। लेकिन बात यह है कि यहां पे हम ये देख रहे हैं कि ये जो असला था ये या तो डैमेज हो चुका है या ये मुकम्मल तौर पे तबाह हो चुका है। इसमें से बेशतर असला, आपको पता है कि उस वक्त आवाजें आई थी कि असला फरोख्त किया जा रहा है, नेटो का असला, तो बेतहाशा असला वहां पे तालिबान ने कंधार, जाबुल, नंगरहार, खोस्त में फरोख्त कर दिया था और इसमें से बेशतर जो असला है वो पाकिस्तान भी स्मगल हो चुका है। लेकिन इसके साथ हम ये देखते हैं कि उस वक्त एक लेटर मुल्ला हैबतुल्लाह की तरफ से जारी किया गया था और जिसके साथ एक एनेक्सचर भी था जिसमें यह बताया गया था कि किस तरीके से 40% असला जो है वो मिसिंग है। अब यहां पे हम ये देखते हैं कि जो अमेरिका ने कॉन्ट्रैक्टर हायर किए थे, जो सप्लायर हायर किए थे, जो मैन्युफैक्चरर हायर किए थे, उन्होंने भी असले की क्वालिटी को उस तरीके से मेंटेन नहीं किया जिस तरह वो अमेरिकन असले के मामले में करते हैं। तो उस असले के अंदर बहुत से फॉल्ट्स भी सामने आए। अगर हम एयरफोर्स की बात करें तो टोटल 229 तैयारे अफगान एयरफोर्स के पास थे जो कॉम्बैट भी थे और ट्रांसपोर्ट के लिए भी थे। अब उसमें से 25 तैयारे उस वक्त रिपेयर होने के लिए बैरून मुल्क गए हुए थे, जबकि 19 तैयारे रिपेयर होने के लिए अभी जाना बाकी थे। अब जब ये सारे का सारा मामला हुआ है और अफगान तालिबान आए हैं तो वहां पे 185 तैयारे मौजूद थे।
जिनमें से 46 तैयारे जो है वो उज्बेकिस्तान चले गए। आपको पता है कि जो मुखालफीन थे या ऑपोजिशन थी अफगान तालिबान की, हर रोज खबर आती थी कि फलां लीडर तैयारे में चला गया, फलां लीडर हेलीकॉप्टर में चला गया, फलां लीडर किसी और चीज में चला गया। तो यहां पे हमने देखा कि 46 तैयारे जो हैं वो उज्बेकिस्तान चले गए, जबकि 18 जो तैयारे थे वो ताजिकिस्तान चले गए, और वो अफगान लीडरशिप उसके अंदर और डिफरेंट जो कमांडर्स थे वो इन तैयारों को अपने साथ ले गए। तो उसके बाद हमने देखा कि जो बकाया बचे थे वो उनमें से बेशतर वो जाते हुए तबाह कर गए, चाहे उन्होंने उसका शीशा तोड़ना था, चाहे उसका उन्होंने बॉडी को डैमेज करना था। उन्होंने इस तरीके से इसको डैमेज किया कि ना इनके पास स्पेयर पार्ट्स होंगे और ना ही ये इसको चलाने की पोजीशन में होंगे। और अब तक इस वक्त 229 में से टोटल 52 ऐसे एयरफोर्स की इनके पास हेलीकॉप्टर या इस तरह की चीजें हैं जो कि तालिबान इसको रीएक्टिवेट कर चुके हैं। लेकिन बात यह है कि ये इस वक्त एक लिमिटेड कैपेबिलिटी है उनकी जिसको वो यूज कर सकते। और अगर अब आप बात करें व्हीकल की, आपको पता है व्हीकल्स की बड़ी गूंज है कि नेटो की गाड़ियां और फलां और ढिमका। तो अब 20 साल पुरानी गाड़ियां हैं जिन्होंने वहां पे पहाड़ी इलाकों के अंदर सफर किया है, रोड साइड के ऊपर बम्स खुद तालिबान ने लगा के बेशतर गाड़ियों को तबाह किया, और जो उनका ओवर यूज था और जो डायरेक्ट कम्बैट के अंदर वो इस्तेमाल हुई थी उसकी वजह से काफी वो डैमेज हो चुकी है। लेकिन फिर भी जो माल बचा हुआ था उसमें हमने देखा कि जब दोहा एग्रीमेंट हुआ तो उसमें यह एग्रीमेंट हुआ था कि आपने इस हुकूमत को आपने हमारे खिलाफ मदद नहीं देनी। तो दोहा एग्रीमेंट के बाद फौरी तौर पे जो कंपनीज थी जो उनको मेंटेन कर रही थी वो सब उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट मुअत्तल कर दिए गए। और उसके बाद हमने ये देखा कि तकरीबन 80% इस वक्त जो सूरत हाल है वो गाड़ियां इस वक्त चलाने के काबिल नहीं है, 20% जो है वो इस वक्त यूज में है। तो ये तो हो गई तालिबान की इस वक्त जो स्ट्रेंथ है असले के हवाले से। यहां पे भारत के अंदर इस वक्त जो भी खबर हो वो बुरी खबर है, और सबसे बड़ा जो इस वक्त उनके ऊपर एक धमाका बन के उनके ऊपर खबर गिरी है वो खबर है जनाब बांग्लादेश के आर्मी चीफ की पाकिस्तान में विजिट करना। और हमने ये देखा कि लेफ्टिनेंट जनरल कमरुल हसन जो हैं वो पाकिस्तान आए हैं और उन्होंने पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात किया। और चले मुलाकात तो हो गई, ये तो एक आम सी बात है, मुलाकातें तो होती रहती हैं, लेकिन कहानी ये है कि अब भारत को एक और शेख मुजीब पालना पड़ेगा दोबारा। अब लंबी कहानी है, आपको पता है कि हमने 1971 से लेके आज तक और खास तौर पे पिछले 15-16 साल में जब से शेख हसीना वहां पे बैठी हुई थी हमारे ताल्लुकात उनके साथ बहुत बुरे रहे हैं और उन्होंने पाकिस्तान को हर तरह से टफ टाइम दिया है। तो अब उल्टी गंगा बहना शुरू हो गई है और अब इनको अगले 20-25 साल के लिए भारत की अब छुट्टी हो चुकी है। अब ये जो मीटिंग हुई है इसके पीछे कई महीनों से मीटिंगें चल रही थी और उसके बाद ये मीटिंग हुई है और ये डिफेंस कोऑपरेशन पाकिस्तान और बांग्लादेश की जो आर्मी है उनका आपस में शुरू हो गया है। पाकिस्तान उनको तुर्की से भी हथियार दिलवा रहा है, पाकिस्तान खुद भी उनको फराहम कर रहा है। और जब आर्मी चीफ का बांग्लादेश के पाकिस्तान के एयरफोर्स चीफ के साथ मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि जनाब हमें तो JF-17 थंडर चाहिए। अब आप ये देखें कहां उनके तेजा वो अपने लिए पूरे नहीं कर पा रहे और बेड़ा गर्क कर दिया इतना लेट करके। कहां अल्लाह का शुक्र है कि हम ना सिर्फ उसको यूज कर रहे हैं बल्कि दुनिया के कई ममालिक को हम वो एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। अब आप इनके नसीब देखें कि ये ड्रोन बनाते हैं, 145 करोड़ रुपए का ड्रोन अपने सियासी पार्टनर यानी अडानी के साथ मिलकर मोदी बनाते हैं और वो जब उसको फ्लाइट को टेस्ट कर रहे होते हैं उसकी वो गिर के तबाह हो जाता है। 55,000 करोड़ रुपए का तेजा का प्रोजेक्ट बनाते हैं और वो कहते हैं नहीं जी हमने खुद बनाना है। 1984 से ये बना रहे हैं, 2001 में इन्होंने डिलीवर करना था, पहला इन्होंने डिलीवरी दी है 2016-17 के अंदर और आज तक उनका जो एयरफोर्स का चीफ है वो रो रहा है। वो कह रहा है कि भाई जो चीज तुमने 1984 में कंसीव की थी बेशक उसके अंदर थोड़ी बहुत तब्दीली कर लो लेकिन वो एक अलग चीज है, यहां तो 6th जनरेशन आ गई है तो इसको आपने म्यूजियम में रखना है। इसके साथ ही हम देख रहे हैं कि जो मोदी की सेना है, मैं भारतीय सेना नहीं कह रहा, मैं ये मोदी सेना कह रहा हूं क्योंकि हमने ये देखा कि बहुत ज्यादा पॉलिटिकल इंटरवेंशन हो चुकी है। लोग जो हैं वो मेरिट की बजाय सियासी आकाओं की खुशनुदी के लिए काम कर रहे हैं और सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। अब
अब जो मेन चीज जो हुई है मीटिंग के अंदर, उन्होंने एक तो जाहिर सी बात है कि स्ट्रॉन्ग डिफेंस रिलेशंस किसी भी दो मुल्कों के, खास तौर पे उन दो मुल्कों के वो दोनों आपस में ना सिर्फ भाई हों बल्कि वो इकट्ठे एक मुल्क भी रह चुके हों, उनके अंदर बहुत जरूरी है। अच्छा, अब उन्होंने अगला जो काम किया है, रेजिलियंट अगेंस्ट एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। अब जाहिर सी बात है कि बांग्लादेश के एक तरफ कौन है और पाकिस्तान के दूसरी तरफ कौन है, और एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस डाल के खाम खा का चौधरी बनने की कोशिश कौन करता है। तो अब उसको सख्त मुजाहिमत दी जाएगी। गोरवारिया सुन लो, तुम्हारा दोनों तरफ से गिच्ची दबाई जाएगी। और आपको पता है कि गिच्ची से याद आया कि चिकन नेक पे भी मामला जो हैं आने वाले दिनों में वो खराब होने वाले हैं। और अगली बात कि जो रीजन के अंदर जो पॉलिटिक्स होगी, रीजनल पीस, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, इस सब के अंदर बांग्लादेश और पाकिस्तान आपस में मिल के साथ चलेंगे। अच्छा, इसके साथ ही भारतीय मीडिया कह रहा है कि जनाब षड्यंत्र रचाया जा रहा है, इस्लामाबाद में भारत के खिलाफ साजिशें रचाई जा रही हैं। भाई अब आप जो मर्जी करते रहे, आप पिछले 70-75 सालों से अपने हमसायों के खिलाफ साजिशें ही रचा रहे हैं। इस वजह से इस वक्त कोई भी हमसाया मुल्क भारत के साथ काम करने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, अब आपको एक नई बात बता दूं। ये नई बात यह है कि आपको पता है कि साउथ कोरिया ने एक सुपरसोनिक मिसाइल टेस्ट किया है, जिसकी गूंज भारत से लेके अमेरिका तक हर तरफ से सुनाई दे रही है। अब ये जो सुपरसोनिक मिसाइल है, ये अपनी नौयत का एक अहम मिसाइल है, जिसके अंदर ये टेक्नोलॉजी इस वक्त तक चाइना के पास है, रशिया के पास है और यूएस के पास है, और किसी चौथे मुल्क के पास नहीं है। तो चौथा मुल्क अब बन गया है नॉर्थ कोरिया। अब नॉर्थ कोरिया का जो ये सुपरसोनिक मिसाइल है, ये आवाज की रफ्तार से 12 गुना तेज जो है ये फ्लाई करता है तेजी के साथ। और यही नहीं बल्कि इसका जो मटेरियल है बहुत लाइट मटेरियल है, और इसमें सॉलिड फ्यूल जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। ये हवा के अंदर जाके मैनिपुलेट करता है, कभी ये 100 किलोमीटर की बुलंदी पे चला जाता है, कभी ये 42 किलोमीटर की बुलंदी पे चला जाता है। तो अब भारत के अंदर ये बहस शुरू हो चुकी है कि पाकिस्तान के मिसाइलों की बेशतर टेक्नोलॉजी नॉर्थ कोरियन टेक्नोलॉजी है, और चाहे ये वाया बटिंडा आती है या जैसे भी आती है, लेकिन पाकिस्तान को वो टेक्नोलॉजी देर सवेर मिल जाती है। तो अगर पाकिस्तान को ये टेक्नोलॉजी मिल गई तो भारत क्या करेगा? अब वो खुद जो है वो क्या कर रहा है, वो वियतनाम में, फिलीपीन में जाके बरामूस दे रहा है, और ये कह रहे हैं कि जनाब हम चाइना के जो जितने भी लोग वहां पे ममालिक खिलाफ हैं टेरिटोरियल प्रॉब्लम्स की वजह से, उन सबको हम हथियार फराम करेंगे। क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोर। बहरहाल चलें, लेकिन जाने से पहले काफिले चलते रहेंगे और मेजर गोरवारिया क्या करता रहेगा, कमेंट्स करें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।